फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ लेकर के आ गए हैं। ये चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल्स, और ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 पे है। और इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किन पे थ्योरम पे बेस्ड वो बनते हैं, आज हम बात करेंगे सारी थ्योरम्स की। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भैया सर्कल एक्चुअली है क्या। देखो भैया, जो सर्कल है उसको कहा जाता है, एक वो है क्या, लोकस। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ। हिंदी में लोकस का क्या मतलब होता है, बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब होता है बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बने उसे बिंदु पथ कहते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स, ये ब्लू कलर के जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने जब इनको जोड़ा, मैंने जब इनको ज्वाइन किया तो एक जो फिगर बन के बाहर आया वो क्या कहलाया, सर्कल कहलाया। अब ये जो डॉट्स मैं लगा रहा हूं, ये जो डॉट्स मैं लगा रहा हूं, इन डॉट्स की कुछ खास बात है। इन डॉट्स की क्या है, कुछ खास बात है। इन बिंदुओं की कुछ खास बात है। खास बात क्या है बच्चों, कि ये किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ये किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। ये किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब यहां से ये देख लो, इसे देख लो, चाहे इसे देख लो, चाहे इसे देख लो, ये सारे इस ओ पॉइंट से, सारे के सारे ही इस ओ पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब ये डिस्टेंस जो है वही ये है, वही ये डिस्टेंस है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो सारी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। तो जो ब्लू कलर के डॉट आप देख रहे हैं, जो ब्लू कलर के डॉट आप देख रहे हैं, इन ब्लू कलर्स के डॉट्स को मिलाने से जो शेप बना वो क्या कहलाता है, सर्कल। लेकिन इन ब्लू डॉट्स की एक खास बात होनी चाहिए कि ये किसी एक रेड डॉट से, जैसा हमारे पास दिख रहा है, ये किसी एक रेड डॉट से, ये किसी एक रेड डॉट से बराबर दूरी पे होने चाहिए। ये इस रेड डॉट से बराबर दूरी पे होने चाहिए। ये जो डिस्टेंस होगी वही ये होगी, वही ये होगी। बात करते हैं यहां से, मान लो पॉइंट को नाम देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। तो आप मुझे बताइए कि जो OA होगा वही क्या होगा, OB होगा वही क्या होगा, OC वही क्या होगा, OD, और वही क्या होगा, OE। और इन सबको ही क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक की, सेंटर ऑफ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो क्या है, डिस्टेंस है। रेडियस क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। कहां से कहां तक के डिस्टेंस है, डिस्टेंस है किस किस के, बिटवीन O एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। O एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, किसी भी सर्कमफेरेंस पे मौजूद पॉइंट से O की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या है, यहां से रेडियस है। होप सो यहां से आपको रेडियस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां से डायामीटर की, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे बच्चों, यहां से डायामीटर की। बिल्कुल बेसिक पढ़ाता हूं, उसके बाद थ्योरम की बात करते हैं। तो देखो भैया, अगर डायामीटर कुछ कैसा बनेगा, डायामीटर बनेगा जब भी कोई दो पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, जब भी कोई आपने दो पॉइंट को ज्वाइन किया जो सर्कमफेरेंस पे हैं। ए पॉइंट भी कहां है, सर्कमफेरेंस पे है, और बी पॉइंट भी कहां है, सर्कमफेरेंस पे। तो आपने ए और बी को क्या किया, ज्वाइन किया। तो अगर ज्वाइन करने से वो जो लाइन है, वो जो लाइन सेगमेंट है, वो अगर सेंटर से पास कर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डायामीटर। उसको क्या कहा जाता है, डायामीटर। लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो थी वो क्या थी, रेडियस थी, और ये वाली जो डिस्टेंस थी ये भी क्या थी, रेडियस थी। तो यहां से OA भी क्या थी, रेडियस थी, OB भी क्या थी, रेडियस थी। इसका मतलब OA को OB में ऐड करने से तो आपको AB मिला। इसका मतलब R प्लस R इक्वल क्या हुआ, AB हुआ। AB तो क्या है, डायामीटर है। AB तो क्या है, डायामीटर है। इसका मतलब डायामीटर किसके इक्वल हुआ, रेडियस के। तो D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हुआ।
डायमीटर किसके इक्वल हुआ, r प्लस आर के, इसका मतलब 2r, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहां से कि अगर आपको डायामीटर गिवन है, अगर आपको डायामीटर गिवन है यहां से, तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, डायामीटर में किसका डिवाइड लगाएंगे, 2 का, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। और अगर मान लेते हैं आपको रेडियस गिवन है, तो आप डायामीटर कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या बनेगा, डायामीटर। होप सो आप लोगों को डायामीटर और रेडियस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं देखो कोड की। अब किसकी बात करते हैं बच्चों, कोड की। देखो कोड के अंदर समझो, कोड के अंदर समझो कि कोड क्या होगी, कोड वो होगी जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन तो करे, लेकिन वो सेंटर से पास ना हो। मतलब ये कह सकते हैं कि डायमीटर को कोड कह सकते हैं। मतलब कोड की डेफिनेशन हो गई कि सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। लेकिन कोड की जो मैक्सिमम लेंथ है, कोड की जो मैक्सिमम लेंथ है वो आपकी क्या बन जाती है, डायामीटर बन जाती है। इसे आप मना नहीं कर सकते कि PQ कोड नहीं है। जी बिल्कुल, PQ भी क्या है, एक कोड है। PQ भी क्या है, एक कोड है। और यहां से जो AB भी है, AB भी क्या है, एक कोड है। लेकिन PQ को आप स्पेशल टाइप में, PQ को आप स्पेशल टाइप में, यहां से PQ को स्पेशल टाइप में आप क्या बोल सकते हैं, यहां से डायामीटर बोल सकते हैं। PQ को क्या बोल सकते हैं आप, डायामीटर। और PQ को कोड भी बोल सकते हैं। द मैक्सिमम लेंथ, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड विल बिकम डायामीटर। जो मैक्सिमम लेंथ होगी कोड की वही क्या बन जाएगी, यहां से डायामीटर बन जाएगी। क्लियर है, AB भी कोड है, PQ भी कोड है। डायामीटर को कोड कह सकते हैं, लेकिन सब कोड को डायामीटर नहीं कह सकते। सारी कोड को आप डायामीटर नहीं कह सकते, सारे डायामीटर को आप कोड कह सकते हैं। डायामीटर कोई भी हो सकता है। डायामीटर देखो यहां से ये भी हो सकता है, डायामीटर देखो ये भी हो सकता है, ये भी एक डायामीटर ही है। ठीक है, और ये कलर देखते हैं अपने पास, एक ये कलर है, ये भी क्या है भैया, डायामीटर है। ये भी क्या है, डायामीटर। ये PQ भी क्या है, डायामीटर। ये ग्रीन भी क्या है, डायामीटर। तो ये सब कोड्स तो हैं, लेकिन AB क्या है, डायामीटर नहीं है, केवल क्या है, कोड है। होप सो समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब देखो इसके अंदर हमें यहां से समझना है सेक्टर के बारे में, और हमें समझना है सेगमेंट के बारे में। हमें यहां से कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है जो कहलाती है एक तो सेक्टर, और एक क्या कहलाती है आपकी, सेगमेंट। तो सेक्टर क्या होगा, सेक्टर होगा जब भी दो रेडियस, जब भी दो रेडियस मतलब रेडियाई, प्लूरल वर्ड होता है रेडियस का, रेडियाई क्या होता है, रेडियस यहां से क्या है, सिंगुलर वर्ड है। रेडियस क्या है, सिंगुलर वर्ड है। लेकिन जो वर्ड होता है रेडियाई, ये एक तरीके से कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो जो सेक्टर होगा वो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका माइनर सेक्टर होगा। ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका, माइनर सेक्टर। लेकिन जो ये वाला पोर्शन होगा, जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, यहां से मेजर सेक्टर। मतलब यहां से जब रेडियाई आती है, जब दो रेडियस बनती है, किसी सेंटर से दो रेडियस बनती है, तो वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, मेजर सेक्टर। होप सो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बात करते हैं यहां से सेगमेंट की। तो सेगमेंट कौन बनाती है, सेगमेंट बनाती है कोड। सेगमेंट कौन बनाती है, यहां से कोड बनाती है आपकी सेगमेंट। देखो मान लो आपने एक सर्कल बनाया और यहां पे आपने बना दी एक कोड। तो इस कोड ने क्या किया, यहां से दो पार्ट कर दिए इस सर्कल के, एक ये लेफ्ट वाला कर दिया, एक ये राइट वाला। तो ये क्या बन गया आपका, सेगमेंट। क्या बन गया, ये सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट में कौन सा, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट में कौन सा बना, माइनर सेगमेंट। और ये सेगमेंट में कौन सा बना आपका, मेजर सेगमेंट। क्लियर, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
और नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं हमारे पास जो मटेरियल रेडी है उसमें कौन कौन सी थ्योरम्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं उन पे। उससे पहले बात कर लेते हैं टेंजेंट की एंड सीकेंट की, टेंजेंट की एंड सीकेंट की, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट यहां से एक बार पूरा क्लियर हो जाए, तो फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी को समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है भैया जब किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके कोई लाइन निकले, टच करके कोई क्या निकले? लाइन निकले, तो उसे क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? टचेज द सर्कल ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है? इसको टच कर रही है। लेकिन सीकेंट क्या होती है? सीकेंट हो जाती है आपकी कि जब आपका जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन है आपकी, वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर जाए? 2 पॉइंट पे। अब आप कहेंगे कि ये तो कोड थी, हाँ ये कोड है, लेकिन इसे सीकेंट कहा जाता है। सीकेंट इज अ लाइन, कोड इज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर है? होप सो यहां तक ये टेंजेंट का और सीकेंट का मसला आपका क्लियर हुआ होगा। चलो कुछ बातें करते हैं टेंजेंट को लेकर के, कि देखो अगर एक सर्कल है तो उस पे आपसे पूछा जाएगा कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट। हर किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बना सकते हैं आप। हर किसी एक पॉइंट पे क्या बना सकते हैं? टेंजेंट। जैसे मैंने देखो यहां पे, ये यहां पे, ये यहां, ये यहां, ये यहां, है ना? तो ये भी टेंजेंट बना दी, ये भी टेंजेंट बना दी, ये बना दी यहां पे एक, यहां पे एक ये बना दी, यहां पे एक ये बना दी, एक ये बना दी। तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर सर्कल बनता है, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन क्या है? लोकस है, वो तो बिंदु पथ है। कौन से बिंदुओं को मिलाने से बनेगा? वो सारे बिंदु जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेंटर से जो इक्विडिस्टेंट है, उन सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर एक एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो उन सारे सर्कल पे, जो एक सर्कल है उस सारे पॉइंट्स पे एक एक टेंजेंट बनेगी, तो कितनी टेंजेंट्स बन जाएगी? इन्फिनिटी टेंजेंट्स बन जाएगी। लेकिन यहां से एक सवाल एक बहुत अच्छा बनता है यहां से, कि अगर आपके पास सर्कल है और आपके पास कोई आउटसाइड पॉइंट है, अगर कोई आउटसाइड पॉइंट है, तो वहां से आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? तो वहां से केवल आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो? 2 टेंजेंट बना सकते हो। कितनी टेंजेंट बना सकते हो? 2 टेंजेंट। और आगे आने वाली थ्योरम में हम ये देखेंगे कि जो दोनों टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम। क्लियर? अब बात करते हैं, हमारे पास जो स्लाइड है उसके अंदर हमारे पास क्या ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखते हैं भैया, जो हमारी जो लर्निंग आउटकम्स यहां से निकल करके आने वाला है वो आपका आने वाला है अंडरस्टैंड द एंड अप्लाई सर्कल थ्योरम। तो सबसे पहले हम सर्कल थ्योरम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सर्कल थ्योरम है वो आ रही है एंगल इन ए सेमी सर्कल। एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो इसी को ही पढ़ते हैं, इसी थ्योरम को पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखो ये कहना चाह रहा है भैया कि अगर मान लो कोई भी आर्क, इसे कहा जाता है आर्क, ये जो रेड कलर की है आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की है इसे क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आर्क। और ये आर्क का मीनिंग क्या होता है? आर्क का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। क्या होता है? पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस का ही हिस्सा है, ये सरकमफेरेंस का ही हिस्सा है, तो इसे आर्क कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर इस आर्क ने आर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है? ऐसे ए बी लिख दिया, जो भी आर्क है पी क्यू आर एस जो भी है उसके ऊपर ऐसे बना दिया, थोड़ा सा डिजाइन बना दी। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये आर्क है। ठीक है, तो ये जो आर्क है अगर ये यहां पर थीटा एंगल बनाती है, अगर आर्क सेंटर के ऊपर थीटा एंगल बनाती है, तो वही आर्क से अगर आप कहोगे कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस पे, आप उसे कहोगे कि आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस पर भी एंगल बनाइए। ये जो ग्रीन पार्ट है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस है। ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस।
क्या है ये? रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पे अगर उसी आर्क को कहा जाएगा कि तुम फिर से एंगल बनाओ, क्योंकि उसी आर्क ने सेंटर पे बनाया है, अब उसी आर्क से कहा जाएगा कि आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाओ, तो वो जो एंगल बनेगा, वो जो सेंटर पे एंगल बना है उसका हाफ बनेगा, वो जो सेंटर पे एंगल बना है उसका हाफ बनेगा। तो सेंटर पे आपने कितना एंगल माना है? सेंटर पे आपने कितना एंगल माना है? आपने तो सेंटर पे एंगल माना है AOB इक्वल टू थीटा माना है। आपने तो यहां पे कितना माना है? थीटा माना है। और जो एंगल ACB है वो क्या होने वाला है? थीटा बाय 2 होगा। जो एंगल ACB होगा वो क्या होगा? थीटा बाय 2 होगा। तो यहां से अगर आप देखें, इस डायग्राम के अंदर देखें, तो इस डायग्राम में ये बताया गया है कि ये भैया एक डायामीटर है। क्या है ये? डायामीटर, क्योंकि सेमी सर्कल तो डायामीटर से बनता है भाई। ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। यहां से एक डायामीटर बना दिया, डायामीटर से 2 हिस्से कर दिए तो 2 सेमी सर्कल बने। कितने सेमी सर्कल बने? 2 सेमी सर्कल बने। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक, कितने सेमी सर्कल बने? 2 सेमी सर्कल। इसका मतलब जो डायामीटर है, वो जो सेंटर है, ये जो आर्क है, क्या है ये? रेड वाली क्या है? यहां पे भी रेड वाली आर्क है। देखो ध्यान से देखो, यहां पे भी जो रेड वाली है वो क्या है भैया? आर्क है। तो आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ है? ध्यान से देखना, आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ है? आर्क ने सेंटर पे बनाया है भैया 180। तो आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट पे, क्योंकि ग्रीन कलर का हमारा रिमेनिंग पार्ट हुआ करता था, तो यहां पे जो ग्रीन कलर का होगा वो रिमेनिंग पार्ट होगा। तो इसी रेड वाली आर्क को कहा जाएगा कि तूने भाई सेंटर पे तो एंगल बना दिया, अब तू रिमेनिंग पार्ट पे भी एंगल बना। तो रिमेनिंग पार्ट पे जब वो एंगल बनाएगी तो वो कितना बनाएगी बोलो? सेंटर का तो हाफ बनाएगी, तो यहां पे हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही हमारी थ्योरम फर्स्ट है। क्या? द एंगल इन ए सेमी सर्कल सबटेंडेड बाय द डायामीटर इज ए राइट एंगल। अगर सेमी सर्कल में, ऊपर वाले सेमी सर्कल में अगर डायामीटर से एंगल बनवाओगे या इधर वाले में एंगल बनवाओगे, किसी भी सेमी सर्कल में आप अगर डायामीटर से एंगल बनवाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्यों बनेगा 90 डिग्री? क्योंकि भाई यहां पे थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, क्या है थ्योरम? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। मतलब अब अगर कोई आर्क है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस का 2 गुना बनाएगी, या फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगी वो सेंटर का आधा बनाएगी। बात एक ही है। होप सो यहां से आपको ये जो थ्योरम है एंगल इन ए सेमी सर्कल क्लियर हुई होगी कि कोई भी डायमीटर होगा उससे अगर आप कहीं ना कहीं एंगल बनवाओगे, तो वो एंगल कितना बनेगा? दोबारा समझो, अगर कोई सर्कल है उसके डायामीटर से, ध्यान से देखो, सर्कल है उसके डायामीटर से आप कहोगे कि एंगल बना, वो बोले कहां बनाऊं? बोले बना दे, जहां इच्छा पड़ रही है वहां बना दे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब आपके दिमाग में आएगा सर नीचे की तरफ, अरे भाई नीचे की तरफ भी क्या? 90, ये भी 90, इतना सा भी 90 और इतना सा भी 90, ये सब 90 है, ये सब 90 है, सब 90 है, सब 90 है। होप सो यहां से आपको ये थ्योरम क्लियर हुई होगी। बात करते हैं यहां से नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आई है एट द सेंटर। ये वही थ्योरम फिर से आ गई, इसी का ही एप्लीकेशन वहां लगाया था। तो ये समझ में आ रहा है कि कोई आर्क होगा या फिर कोई कोड भी हो सकता है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोगों के दिमाग में आएगा क्या सर आर्क ही बनाएगी क्या ये आर्क ही बना सकती है क्या? आर्क के दोनों पॉइंट्स को जोड़ो, आपको क्या मिलेगी? कोड मिलेगी। तो कोड भी तो एंगल बना सकती है। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कोड ने बनाया है ये एंगल कोड ने बनाया, ये भी कह सकते हैं, और ये एंगल आर्क ने बनाया है, ये भी कह सकते हैं। कोई एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अगर कोई सर्कल है और उसके सरकमफेरेंसेस पे 4 पॉइंट्स हैं, और 4 पॉइंट्स को हम ऑर्डर में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। इनको एक ऑर्डर में क्या कर देते हैं? यहां से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो फिगर निकल करके आएगा उसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा जाता है उसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो। क्या?
जो वर्टिसेस हैं वर्टिसेस ऑफ किसके, क्वाड्रिलेटरल के, सर्कल के तो होते नहीं है ना, वर्टिसेस किसके, क्वाड्रिलेटरल के, कहां होंगे वो, उनकी क्या लोकेशन होगी, उनकी लोकेशन होगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मौजूद होने चाहिए चारों के चारों वर्टिसेस। तो यहां से एक खास बात निकल करके आती है, खास बात यह देखी गई है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो आपको क्या दिखने वाला है, 180 डिग्री दिखने वाला है। इसका भी प्रूफ है, लेकिन इसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वालिटेटिव ओनली, है ना। तो डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन अगर आपको जानना है तो आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में दे दूंगा कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, किस थ्योरम से प्रूव होता है, ये किस थ्योरम से प्रूव होता है, इसी थ्योरम से प्रूव होता है। किस वाली से, इसी से। जो सेंटर पे है वो रिमेनिंग पार्ट का दुगना बनाएगी और जो रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा वो सेंटर का क्या बनेगा, हाफ। क्लियर, चलें आगे। तो ये भी समझ में आ गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्लियर है। बात करते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, बात करते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब, देखो सेगमेंट का मतलब तो समझ में आ ही गया आपको, अब सेम सेगमेंट समझना है आपको। क्या समझना है, सेम सेगमेंट। अब सेम सेगमेंट कैसे समझोगे, मान लेते हैं कि यहां पे आपके पास कोई सर्कल है और वो सर्कल की ये कोड है, तो इस कोड के लिए इधर की ओर एंगल बनाना, इधर की ओर जो दो एंगल बनाना वो कहलाता है कि माइनर सेगमेंट में एंगल बनाए। क्या कहेंगे हम, कि कोड आपने कहां एंगल बनाए, माइनर सेगमेंट में। तो ये जो है वो दोनों के दोनों एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, जो दोनों के दोनों एंगल्स हैं वो सेम बनेंगे, चाहे नहीं बनेंगे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन सेम सेगमेंट में जरूर है। इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो कोई बात नहीं, लेकिन सेम सेगमेंट में जरूर है। अगर आप इसे कहेंगे कि आप ऊपर वाले सेगमेंट में एंगल बनाओ तो ये कहेगा ये लो भैया आपने कहा ऊपर वाले सेगमेंट में एंगल बनाओ, तो ये दोनों एंगल बनेंगे, जो दोनों एंगल बनेंगे वो यहां से क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। इसका मतलब ये वाले एंगल भी क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। मतलब एंगल मेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब आप देखेंगे कि ये इक्वल कैसे हुए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे हुआ, तो आइए इसे जानते हैं कि भैया इक्वल हुआ कैसे। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि हमने कोई सर्कल बनाया और यहां से ये बना दिया इसका सेंटर, और यहां से एक कोड बना ली और कोड को कहा कि भैया आप सेम सेगमेंट में एंगल बना दो, हमारे लिए सेम सेगमेंट में एंगल बना दो। इसे x ले लेते हैं। अब इसे भी पूछते हैं कि ये x होगा या नहीं होगा। देखो भैया अगर ये x होगा तो आप सेंटर पे एंगल बनवाओगे, अगर आप सेंटर पे एंगल बनवाओगे, ये x है और आप अगर सेंटर पे एंगल बनवाओगे तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, बोलो 2x बनेगा। समझ में आ रहा है। अरे देखो ध्यान से, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा ये सेंटर का हाफ बनेगा, तो ये वाला एंगल भी तो सेंटर का हाफ ही बनेगा ना, समझो। इसलिए बोलते हैं कि सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। क्लियर, नोट करते चलिए भैया, है ना। अब आगे आने वाली है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या आने वाली है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, इसको देखो। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर मान लो, ऑल्टरनेट सेगमेंट ये बोलती है कि अगर कोई कोड है, देखो ये कोड, ये हमारी एक टेंजेंट है, कोड नहीं टेंजेंट है। अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, वो टेंजेंट कोड से, वो टेंजेंट किसी एक कोड से, जैसे मान लो ये एक टेंजेंट है, ये किसी कोड से जितना एंगल बनाती है, ये टेंजेंट किसी कोड से जितना एंगल बनाती है, ये क्या है, कोड है। ध्यान से, AB क्या है, कोड है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल ध्यान से समझना, ऑल्टरनेट एंगल पे क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है ना। तो जो ये टेंजेंट है, ये जो आपकी टेंजेंट है, ये क्या कर रही है, आपके यहां से जो कोड है उससे एक एंगल बना रही है। कोड से क्या बना रही है भैया, एंगल बना रही है।
तो कोड से जो ये एंगल बन रहा है, अब इसको कहेंगे टेंजेंट, इस कोड को कहेंगे कि आप ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाओ। एक तो ये सेगमेंट था इसका दूसरा सेगमेंट कौन सा है, ये वाला। तो ये बोल रही है कि आप इसको बोल रहे हैं कोड को कि आप इस सेगमेंट में एंगल बनाओ, इस सेगमेंट में। तो इसने इस सेगमेंट में एंगल बनाया, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। समझ में आ रही है बात? जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमको छोटी सी थ्योरम पहले एक पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि भैया अगर जो कोड है, अगर कहीं से कोड बन जाती है और सेंटर से उसे ज्वाइन किया जाता है, अगर कहीं टेंजेंट बन जाती है और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? तो सेंटर से जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करने वाली लाइन होती है, वो टेंजेंट से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन बीच में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? तो ये वाली छोटी सी थ्योरम हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे और हम यहां एक बनाएंगे क्या, सेंटर, और सेंटर से इसे क्या करवाएंगे, ज्वाइन, और हम देख लेंगे कि ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप अगर इसे x मान लेंगे, आप अगर इसे x मान लेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 90 माइनस x होगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये पूरा एंगल कितना बन गया है, 90 बन गया है। ये वाला एंगल कितना है, x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, यहां से 90 माइनस x होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहां से आप इसे यहां कंप्लीट कर दो। आप इसे यहां अगर कंप्लीट करोगे तो ये दोनों लेंथ तो सेम है। कौन सी? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो सेम है। तो अगर यहां 90 माइनस एक्स बन रहा है तो यहां भी क्या बनेगा, 90 माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहां वाला क्या एंगल आप निकाल सकते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं। तो आप यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके, आप यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे इसको, इस एंगल को लिखेंगे एक बार y लिखेंगे, मान लेते हैं इस एंगल को आप क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। फिर इसे क्या लिखेंगे, 90 माइनस एक्स, और इसे भी क्या लिखेंगे, 90 माइनस एक्स, और इक्वल में क्या करेंगे, 180। तो ये 90 90 इधर का 180 उधर के 180 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y आपका कितना आ जाएगा, यहां से 2x आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 2x। इसका मतलब जो यहां का एंगल होगा, जो यहां का एंगल होगा, जो यहां का एंगल होगा आपका, वो यहां से क्या होने वाला है, जो आपका यहां का एंगल होगा वो यहां से क्या बनने वाला है, 2x बनने वाला है। क्योंकि हमने y लिया था लेकिन वो क्या बन गया, 2x। तो ये 2x बन गया, तो इसका ये रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, बोलो, हाफ बनता है, हाफ बनता है। तो जो ये वाला एंगल आपने माना था x, क्या था, ये कोड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल था, वही इस कोड ने ऑल्टरनेट सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में सेम बनाया। इसका मतलब यहां से क्या हुआ, इसका मतलब यहां से क्या हुआ, ध्यान से देखो। इसका मतलब हुआ कि यहां से जो ये कोड होगी, ये जो आपकी टेंजेंट होगी, ये इस कोड से जितना एंगल बनाएगी उतना का उतना ही एंगल इस कोड को दूसरे सेगमेंट में बनाना होगा। मतलब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गई। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन ऑपोजिट सेगमेंट, ऑपोजिट सेगमेंट में। नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दी है आपको पहले से। और यहां से जो नेक्स्ट थ्योरम आई है, यहां से जो नेक्स्ट थ्योरम आई है वो है आपकी बहुत ही और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, इस थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि भैया अगर कोई बाहर के आउटसाइड पॉइंट से, बाहर के किसी अगर आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट बनाने के लिए बोला जाए, जो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास यहां से जो टू प्रूव आएगा इस थ्योरम के अंदर, वो आएगा AB इक्वल AC। ठीक है। अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये थ्योरम आपके एग्जाम में कंफर्म आनी है, फिक्स है। बहुत सारे सेट सीबीएसई के बनते हैं, कंफर्म किसी न किसी सेट में होना ही होना है। हर डे जो एग्जाम होगा आपका मैथ्स का, जब भी एग्जाम होगा आपका, उसके अंदर आपके पेपर में मिलने वाला है यहां से। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे भैया, ओ को आप किससे ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले बी से, और किससे ज्वाइन करेंगे, सी से। तो आप जानते हो यहां से कितने कितने डिग्री के एंगल्स बनने लगेंगे, 90 डिग्री के एंगल्स बनने लगेंगे। ठीक है।
और आप इसे क्या करेंगे, यहां से इसको भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा भैया, कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में ओ से बी को, ओ से सी को, ओ से ई को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर रहे हैं ओ टू ए बी एंड सी, ठीक है, यहां से ज्वाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। देखो प्रूफ बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान है। आप एक काम कर दो, इन दोनों ट्राइंगल को कोई ना कोई रूल लगा करके क्या कर दीजिए, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। जैसे ही आप इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, आप दोनों को सीपीसीटी से ये जो ब्लू लाइंस हैं वो कैसे दिखने लग जाएंगी, बिल्कुल सेम दिखने लग जाएंगी, क्योंकि सीपीसीटी कहेगी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां से जो AB है वो AC के इक्वल आ जाएगा। अब कैसे आएगा, कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर यहां से रूल लगता है बच्चों RHS, जहां पे R किसके लिए स्टैंड करता है, राइट एंगल के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है, राइट एंगल के लिए। और जो H है वो किसके लिए स्टैंड करता है, हाइपोटेनियस के लिए। और जो S है वो किसके लिए स्टैंड करता है, वन साइड के लिए। तो आप देखिए यहां से कि आपको राइट एंगल मिल रहा है क्या जी, बिल्कुल आपको राइट एंगल मिल रहा है। देखो देखो बिल्कुल आपको क्या मिल रहा है, यहां से दोनों ट्राइंगल्स के अंदर राइट एंगल मिल रहा है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एक साइड भी मिल रही है, देखो आपको आसानी से मिल रही है, क्योंकि OB और OA दोनों सर्कल के क्या है, रेडियस हैं, तो दोनों सेम होनी है। एक देखो साइड आपको कॉमन भी मिल रही है, और यही साइड ही आपकी क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 के जस्ट अपोजिट होती है। तो यहां देखो 90 बना हुआ है, तो 90 के जस्ट अपोजिट होगी, और यहां भी 90 बना हुआ है, तो इस 90 की भी क्या होगी, अपोजिट होगी। इसीलिए RHS रूल लगने के बाद में ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाने से, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाने से जो ये जो AB होगा, ये जो AB होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, AC के। और AB और AC ही मेरी क्या है, दो टेंजेंट हैं जो किसी एक आउटसाइड पॉइंट से बनाई गई हैं, जो किसी एक आउटसाइड पॉइंट से बनाई गई है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है टू टेंजेंट थ्योरम, मतलब टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। बात कर रहे हैं यहां से नेक्स्ट थ्योरम की, और नेक्स्ट थ्योरम निकल करके आती है हमारी यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहलाती है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहां से लास्ट थ्योरम पे आ गए हैं। बहुत सारी थ्योरम्स हमने सीखी हैं, वन शॉट वीडियो, छोटा ज्यादा मुझे लगता नहीं है ये 25-30 मिनट के आसपास का वीडियो होने वाला है, लेकिन ये आपके सर्कल्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक साथ आपके क्या कर देगा, ये क्लियर कर देगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए आसानी से, NCERT के हो, RD शर्मा के हो, जो भी रेफरेंस बुक आपके पास हो, इस कॉन्सेप्ट से बाहर वहां पे क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। तो देखिए यहां से जो नेक्स्ट थ्योरम है वो समझाता हूं आपको, उसके दो पोर्शन है, वो दोनों पोर्शन में आपको समझा देता हूं। यहां से जो फर्स्ट पोर्शन है और जो सेकंड पोर्शन है, जो फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो गिवन है वो सेकंड पोर्शन का क्या बन जाएगा, टू प्रूव बन जाएगा। और जो फर्स्ट पोर्शन का जो टू प्रूव है वो सेकंड पोर्शन का क्या बन जाएगा, गिवन बन जाएगा, ठीक है। इनके स्टेटमेंट्स भी हैं, स्टेटमेंट मैं बोल के बताता हूं आप लोगों को। स्टेटमेंट में अगर लिखने बैठूंगा तो बहुत सारा टाइम यहां से कंज्यूम होगा, और आप लोगों के पास टाइम है नहीं बिल्कुल भी, ठीक। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर हमारे गिवन क्या होता है, और इसके अंदर हमारा टू प्रूव क्या होता है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भैया जो कोड ऑफ ए सर्कल होता है वो क्या करता है, सेंटर से ही पास करता है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कोड का, वो सेंटर से ही पास करता है, बता देता हूं, ठीक है। मतलब यहां पे अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, क्लियर है। परपेंडिकुलर बनाएंगे तो बाइसेक्टर बनते हुए सेक्टर से पास करेगा, बाइसेक्टर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बनता हुआ सेक्टर से पास करेगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे आपको गिवन होगा, यहां पे आपको गिवन होगा कि जो भैया OM है, जो OM है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। OM यहां से क्या होगा, आपको परपेंडिकुलर मिलेगा किसके, AB कोड के। और आपको जो प्रूव करना रहेगा, आपको जो यहां से प्रूव करना रहेगा वो रहेगा कि AM इक्वल BM, आपको क्या करना रहेगा, प्रूव करना रहेगा, AM इक्वल BM प्रूव करना रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो गिवन बनेगा, इसके अंदर जो गिवन बनेगा वो ये बनेगा कि जब भी ये M पॉइंट आया तो उसने AM और BM को बराबर भागों में बांटा, उसने AM और BM को बराबर भागों में बांटा। इसका मतलब AM किसके इक्वल हुआ, BM के, ये यहां पे गिवन है। तो यहां पे जो टू प्रूव होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इस थ्योरम को शुरू करने से पहले ही बोला था कि जो गिवन है वो टू प्रूव बनेगा, जो टू प्रूव है वो क्या बनेगा, गिवन बनेगा। तो यहां से जो टू प्रूव है वो क्या बन जाएगा, OM परपेंडिकुलर AB। होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, AM परपेंडिकुलर AB। जो OM होगा
वो क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पे भी कंस्ट्रक्शन करना है और यहां पे भी कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल दोनों का सेम है, कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है। क्या है कंस्ट्रक्शन, ओ से ए को जोड़िए, ओ से बी को जोड़िए। एक काम कीजिए, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कैसे करेंगे भैया कॉन्ग्रुएंट, यहां से कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप यहां से कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आप यहां से आरएचएस टेक्निक यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, आपको तो आर गिवन है जी, बिल्कुल आर गिवन है। आर मतलब राइट एंगल है ना, हाइपो, इसके अंदर भी OA हाइपो बनेगी, इसके अंदर भी OA हाइपो बनेगी, इसके अंदर OB बनेगी, तो OA और OB तो सेम है, तो राइट एंगल भी मिल गया, हाइपो भी मिल गई। एक साइड चाहिए, एक साइड कौन सी मिल गई, ये कॉमन मिल गई। तो उसके बाद क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में क्या लग जाएगी, सीपीसीटी। सीपीसीटी से AM और BM क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक, तो समझ में आया है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पे आपको क्या है, ऑलरेडी AM इक्वल BM गिवन है, तो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन तो आपने करना ही पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। देखो अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होनी ही होनी है, ये वाली यहां से क्या हो रही है, कॉमन हो रही है, और ये गिवन है। तो यहां से ये फिर से ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप जानते हैं कि ये जो लीनियर पेयर एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री। और ये सीपीसीटी से दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे। देखो आप सीपीसीटी को ध्यान से समझो बच्चों, सीपीसीटी का मतलब होता है कि अगर ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया है, तो ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल भी ये एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो चाहे कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो, वो इक्वल होते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो यहां से जो एंगल्स इक्वल होंगे, आप मुझे बताओ टोटल एंगल कितना होगा, यहां से 180 होगा। तो आप कहोगे कि भैया x प्लस एक्स यहां से क्या होगा 180, और 2x आपका क्या होगा यहां से 180, जो x हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा क्या, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा जी, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इसका मतलब यहां से प्रूव हो जाएगी कि OM जो क्या है परपेंडिकुलर है AB के। होप सो यहां से आपको ये चैप्टर थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।